नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित टाइम्स और मैं जनहित टाइम्स के लिए नितिश ठाकुर। और आज बातचीत बड़ी गहमा गहमी की होने वाली है और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास कार्यक्रम जिसका नाम है खुली किताब। आज जिस किताब को हम खोलेंगे उसमें हर पन्ना काले अक्षरों से भरा हुआ है। क्यों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि साइबर क्राइम भारत में इस क्राइम को बहुत लाइटली भी लिया जाता है, लेकिन ये इतना बड़ा फ्रॉड है जिसके बारे में सोचना भी बहुत बड़ी चीज है कि किस तरीके से आपके अकाउंट से एक झटके में कुछ भी गायब हो सकता है। इन सभी चीजों पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बहुत बढ़िया वकील जुड़े हुए हैं। साइबर फ्रॉड से रिलेटेड साइबर क्राइम के वकील हैं मोहित बजाज जी, लखनऊ से जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कैसे हैं आप? बहुत बहुत मैं बहुत बढ़िया हूँ आदेश। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि साइबर क्राइम के बारे में आप क्या सोचते हैं? अगर आपको 1 मिनट में कुछ डिफाइन करना हो तो आप कैसे साइबर क्राइम को डिफाइन करें? देखिए, अगर 1 मिनट में साइबर क्राइम के बारे में कुछ कहना है तो बड़े कम शब्दों में मैं कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से आज का समय है, भारत में डिजिटल इंडिया का युग चल रहा है। डिजिटल युग में जिस प्रकार एक ह्यूमन यानी एक इंसान के बॉडी में सबसे मेन पार्ट होता है रीढ़ की हड्डी यानी बैकबोन। तो इस प्रकार भारत में जो साइबर है और साइबर के अपराध हैं, ठीक, उनको अंकुश लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो हमारी रीढ़ की हड्डी है वो अब आईटी यानी डिजिटल फॉर्मेट्स में हम यूज कर रहे हैं। अगर आप आज अपने ऑफिस को रिपोर्ट करते हैं तो ऑफिस में जाके आपके सामने कंप्यूटर होता है। आप अगर किसी से संपर्क साध रहे हैं, अपने बैंकिंग की ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तब आपको बैंक में जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने मोबाइल से कर रहे हैं। आपको अपने किसी दोस्त का हालचाल लेना तो पहले उसके घर जाया जाता था, आज जो है फेसबुक के माध्यम से ऑनलाइन ही बस उसको हालचाल ले लिया जाता है। पहले अगर हमको 10 लोगों को किसी प्रकार के कार्यक्रम या मीटिंग कराई जाती थी तो किसी होटलों में बिठाया जाता था या किसी कॉन्फ्रेंस में बुलाया जाता था। आज आप किसी अन्य जनपद में हैं, आप शायद नोएडा या अपने अन्य जनपद में हैं, मैं इस समय प्रदेश की राजधानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से हूँ, तो हमें वहां प्रत्यक्ष रूप से आने की जरूरत नहीं है। दूर दराज क्षेत्रों से भी अब हम जुड़ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो डिजिटल इंडिया है वह हमारी बैकबोन है। उसके सारे अब आप सोचिए, जिस प्रकार ये पानी की बोतल मेरे हाथ में है, ठीक, पानी के बगैर इंसान नहीं रह सकता, उसी प्रकार अब इंटरनेट के बगैर भी इंसान नहीं जीवित रह सकता। किसानों का कर्ज हो, बैंक के खाते हो, इंसान से मतलब हर एक चीज जीरो से लेके एंड तक साइबर पर डिपेंड करती है। और जिस तरीके से साइबर का इस्तेमाल किया जा रहा है उसके अपराध में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है और इस पर अंकुश लगाना बेहद जरूरी है। अन्यथा आने वाला समय ऐसा होगा कि हम विवश होते होते बहुत आगे बढ़ जाएंगे। और यकीन करिए, कई ऐसी चीजें हैं जो साइबर सेल के पास नहीं आती हैं, वो भी मेरे पास आती है, मैं वो भी आपसे जरूर साझा करूंगा। जी, तो हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम क्या होते हैं। अभी जैसे आपने बताया कि किस तरीके से साइबर क्राइम बढ़ रहा है, हमने कोरोना काल के बारे में भी हम बातचीत करते हैं कि उस काल में कैसे, जैसे 2019 और 20 का डेटा और 21 का डेटा उठाया जाए तो 2020 में करीब 11 लाख साइबर फ्रॉड्स हुए थे, वहीं 2021 में 14 लाख। तो ये जो कोविड का टाइम पीरियड था, इस दौर में ऐसा क्या कारण था जिस वजह से, देखिए, लोग घर में बैठे हुए हैं तो वहां पे साइबर क्राइम हो जा रहा है, लेकिन उस वक्त में गवर्नमेंट और जो साइबर क्राइम ऑफिसर्स थे, साइबर क्राइम के जो ऑफिशियल्स थे, वो क्या कर रहे थे? इस पर मैं बातचीत करना चाहूंगा। मैं कह रहा हूँ जो साइबर सेल कार्य थे वह अपना कार्य पूरे निष्ठा ईमानदारी के साथ निभा रहे थे, लेकिन उनके साथ समस्या क्या आ रही थी कि देखिए, लोगों के साथ अपराध आज हो रहा है, वह बता 10 दिन बाद रहे हैं, और जो अपराधी है वह पैसा लूट के फरार हो गया, भाग गया, अपना अकाउंट बंद कर दिया, अपना मोबाइल बंद कर दिया, चीजें बंद कर दी, तो उनको लिए पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। दूसरी चीज, जो साइबर के अपराधों में आपने देखा है कि एक व्यक्ति अपराध कर रहा है, जो अपराधी है वह किसी अन्य राज्य से बिलोंग करता है, और जिसके साथ अपराध किया गया है वह किसी अन्य राज्य से बिलोंग कर रहा है। और इस वजह से जो पुलिस है उसको टेक्निकली बड़े ज्यादा दिक्कतें का सामना करना पड़ता है। इस वजह से साइबर के अपराधियों को पकड़ना आजकल के समय में, आजकल के परिप्रेक्ष्य में बहुत मुश्किल भी होता नजर आ रहा है। इसके लिए हमारी पुलिस को बहुत ज्यादा सतर्क होना पड़ेगा। और जो ये ढीला रवैया है ना, कि आज किसी ने कंप्लेन दी, कल हम पूछेंगे, परसों फॉरवर्ड करेंगे, 10 दिन बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू करेंगे, तो एक नॉर्मल क्राइम में तो आप इसको देख सकते हैं, लेकिन साइबर के अपराध में अगर अपराध आज हुआ है तो आपको अभी ही इस पर एक्शन लेना पड़ेगा, अर्थात इसमें समाधान नहीं हो पाएगा। नहीं जी,
तो मैं अभी आपसे क्योंकि आप उत्तर प्रदेश से ही जुड़े हुए हैं, शक्ति अवस्थी आईपीएस हैं यूपी में ही, ये एएसपी रह चुके हैं मुरादाबाद के। इन्होंने 12 तरीके के साइबर फ्रॉड्स के बारे में बात की थी। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप किन साइबर फ्रॉड्स के बारे में जानते हैं और किन किन साइबर फ्रॉड्स में ज्यादातर केसेस अलॉट होते हैं, ज्यादातर केसेस लिखे जाते हैं, नोट किए जाते हैं, और जो ज्यादा मुश्किल होता है उसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगा। देखिए क्या है, मैं किसी पर्टिकुलर अधिकारी के बारे में नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन आपको मैं बता दूं, सब किताबी कीड़े हैं। किताबी भाषा, किताबी बात को बोलकर सामने उसके टाइप बता देते हैं कि भैया साइबर बुलिंग है, साइबर टेररिज्म है, साइबर के तरीके से अन्य महिलाओं का एक्सटॉर्शन है, सेक्सटॉर्शन है। बहुत ये लोग अपने टाइप बना देते हैं। तो ये किताबी भाषा की मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि साइबर एक ऐसी चीज है कि देखिए समय के अनुसार वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है, और हमारे भारत में साइबर जो है वह अभी बहुत ज्यादा कमजोर है। इसमें कई अन्य कानून को लगाने की भी जरूरत है, कई अन्य कानून को सामने लागू करने की भी जरूरत है, और जो पूर्व में अभी वर्तमान में जो छोटी छोटी चीजें उन पर भी कार्य करने की जरूरत है। अगर टाइप की बात करेंगे आप हमारे अनुसार, तो हम उसको बड़े अलग तरीके से डिफाइन करेंगे, क्योंकि हमारी डिफाइन करने का तरीका बिल्कुल अलग है। मैं एक साइबर एक्सपर्ट होने के साथ साथ प्रदेश का पहला एडवोकेट हूं जो उसके अंदर एज एन प्रैक्टिस कर रहा है। तो कानूनी रूप से देखना अलग है, एक टेक्निकल रूप से देखना अलग है, और एक सामाजिक रूप से देखना अलग है। उसके कई परिप्रेक्ष्य हैं, और पुलिस के नजरिए से भी देखना अलग है। एक पुलिस का वरिष्ठ अधिकारी तो बन जाता है, लेकिन उसको ये नहीं पता होता कि इसमें इन्वेस्टिगेशन के पार्ट में आगे प्रोसीड कैसे करना है। आपको छोटे से उदाहरण देकर बताता हूँ। जैसे मान लीजिए सबसे ज्यादा जो साइबर अपराध आता है वह किसका आता है? वो आता है भाई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का, पैसे की लेन देन का। कभी बैंकिंग से, कभी लोनिंग एप्लीकेशन के माध्यम से लोगों को लूटा जाता है, उनको लूट कर गुमराह किया जाता है, उनके कॉन्टेक्ट्स को उठा लिया जाता है, उनके जो मोबाइल में 200, 500, 1000 नंबर सेव है उनको अलाउ करके उनके सारे नंबर्स को अपने पास रख लिया जाता है, और नंबर रखने के बाद उनको गुमराह किया जाता है कि भैया पैसा दे दो, अन्यथा हम सभी को लिख देंगे कि साले तुम सबसे बड़े फ्रॉड हो, तुम चीटर हो। इस प्रकार की भाषा का वह प्रयोग करते हैं। तो देखिए, जो आप कैटेगरी की बात कर रहे हैं उसमें सबसे पहली कैटेगरी आनी चाहिए सोशल मीडिया की। सबसे पहली कैटेगरी आनी चाहिए सोशल मीडिया की, कि यानी सोशल मीडिया पर जैसे आप देखते हैं फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये 3 सबसे पॉपुलर हैं। इसके अतिरिक्त तो बहुत सारे हैं, लेकिन 3 मेन पॉपुलर हैं। इसमें फेसबुक पर इस प्रकार के शब्दों को पूर्ण रूप से हम बैकएंड से टेक्निकली पहले से ही हम नल एंड वाइड करते हैं कि उसको शेयर करने के साथ, उसको फेसबुक पर अपलोड करने के साथ फेसबुक का एक एडमिन टाइप के लोग या फेसबुक की एक एडमिन कमेटी उसको अप्रूव करे। जैसे बॉम्ब, जैसे साइबर टेररिज्म से संबंधित, जैसे कुछ आतंकी संगठन, जैसे कुछ, तो इस प्रकार के हमारे डेटाबेस में टेक्निकली फेसबुक को डालने की जरूरत है, और फेसबुक को हमारी भारत की सरकार ये डाले। अब भारत की सरकार को जब टेक्निकली इतनी चीजों के बारे में पता चलेगा, लोग बताएंगे तब जाके पता होगा। लोग तो सिर्फ फेसबुक की फर्जी प्रोफाइल तक ही अभी पढ़े हैं, लोग तो अभी तक सिर्फ फेसबुक की प्रोफाइल को हैक करने तक ही पढ़े हैं, लेकिन इसके आगे भी बहुत कुछ है। तो सबसे पहला तो कैटेगरी में बनाऊंगा सोशल मीडिया की। उसके बाद आता है फाइनेंशियल फ्रॉड्स, यानी बैंकिंग ट्रांजेक्शन टर्मिनोलॉजीज में। उसमें अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो ऐप होती हैं, मोबाइल ऐप्स जिसके माध्यम से लोन होता है, तो वो एप्लीकेशंस गूगल प्ले स्टोर पर पड़ी जाती हैं। जब तक उस पर कंप्लेन नहीं होगी तब तक उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेगा पुलिस वाला, कोई उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं सुनिश्चित करेगा और उसको ब्लॉक नहीं करवाएगा। तो उसमें भी कई सारी चीजें हैं, अगर बोलने में आऊंगा तो कई सारी इसकी कैटेगरी बनती चली जाएंगी। जी, अभी आपने एप्लीकेशंस की बात की, तो हाल ही में पबजी नाम का एक एप्लीकेशन हुआ करता था, वो भारत सरकार ने बैन किया। युवा जो है उस पे काफी ज्यादा लगे रहा करते थे गेम्स में, और वो भारत सरकार ने एलिगेशन लगाया, वो एक चाइनीज एप्लीकेशन था, भारत सरकार ने एलिगेशन लगाया कि आप हमारा डेटा चुरा रहे हैं और इस कारण हम आपका ये एप्लीकेशन बैन कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद वही एप्लीकेशन एक नए नाम के साथ आ जाता है, फिर उसके ऊपर इंडियन गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं लेती है। ऐसा क्यों सर? देखिए, पहले मैं पबजी के बारे में आपको बता दूं। पबजी पूर्व में चाइनीज एक ऐप था, और चाइना के द्वारा निर्मित किया गया था या उसको बनाया गया था। तो जब चाइनीज के कई सारे ऐप्स को भारत में ये डेटा लीकेज का जब कॉन्सेप्ट चला था, जब इनको उड़ती उड़ती हवा पता चली थी और कई इसके सबूत भी सामने आए थे, तब चाइनीज ऐपों की लिस्ट आई थी, उसमें इसको भी बैन कर दिया गया था।
उसके बाद उन्होंने अपना दिमाग लगाते हुए कई अन्य प्रकार के लोगों को इन्वॉल्व करके, भारतीय भी लोगों को इन्वॉल्व करके एक ऐप का रीलॉन्चिंग कर दी और उसके अंदर चाइनीज का रोल हटा के चीजें इधर कर दिया। तब पबजी ऐप को फिर से इस्तेमाल किया गया। और इस परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बताऊंगा आपको, तो लखनऊ में आपने देखा होगा कि थाना पीजीआई में एक केस हुआ था कि पबजी को खेलने के लिए मना किया गया, माता की हत्या कर दी बेटे ने। ठीक, मैं पहले दिन ही बता रहा था कि इस प्रकार के, हाँ, मैंने पहले ही बता दिया था, मीडिया पर वो खबरें चल रही थी और सबसे पहला व्यक्ति मैं था उसमें बोलने वाला कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि पबजी खेलने के लिए मना किया और उसके बाद जो है उसने माता की हत्या कर दी, अपनी माँ की, जन्म देने वाली माँ की हत्या कर दी। दरअसल उसमें था क्या, पिता को शक था कि उनकी माता कहीं अन्य प्रकार से लगी हैं, पिता ने बेटे को इन्वॉल्व करके उनकी माता को मरवाया। तो कहीं ना कहीं साइबर में सिर्फ साइबर क्राइम नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, ये कितनी भयंकर फील्ड है कि इसके बारे में सोशली, टेक्निकली और इवेंचुअली ज्यूरिडिक्शली और पुलिस के मॉड्यूल में भी हमको स्ट्रांग होने की जरूरत है। आपको पता है, इसमें अगर उस परिप्रेक्ष्य में मैं बताऊं तो एक होता है साइबर फोरेंसिक, उसे बोलते हैं। साइबर फोरेंसिक की टीम वहां डिप्लॉय होनी चाहिए थी, वहां देखना होना चाहिए था कि भाई जो बेटे का मोबाइल है, जो माता का मोबाइल है, उसने लास्ट सर्चेस क्या करी। छोटा सा मैं आपको बहुत हिंट दे रहा हूं कि उसने लास्ट सर्च क्या करी। वो सर्च किया, उन सर्च के बिहाफ पर कुछ कंक्लूड किया जा सकता था। वहां पर आपको पता है, अगर मेरे छोटा सा बाल भी अगर कहीं गिर जाता है तो इसका डीएनए टेस्ट मैं करा सकता हूँ। ये सब साइबर फोरेंसिक में आता है, पता किया जा सकता है। तो क्या वहां पर कोई तीसरा आदमी उन 2 दिन के अंदर, जब माता की मृत्यु हुई थी और माता की डेड बॉडी वहां 2 दिन तक पड़ी रही, सड़ी रही, तब वहां क्या अन्य कोई व्यक्ति आए थे? क्या उसके पूर्व में कोई व्यक्ति वहां मौजूद था? तो ये सारी चीजें हैं। पुलिस आती है मजाक में बता के चली जाती है कि भैया जो हमने कह दिया वही सच है, जो हमने बता दिया उसी को सब सुनो, और जो हम कह देंगे वही मीडिया छाप दो। ये गलत है। किसने कह दिया कि ऐसा हुआ है? बिल्कुल, बहुत सही चीज कही आपने। मैं एक चीज और जानना चाहूंगा आपसे कि सेक्सुअल बातें बहुत होती है साइबर क्राइम के माध्यम से। अभी हाल ही में मेटावर्स जो एक अमेरिका से इजाद हुआ है, ये एक, मैं दर्शकों को बता रहा हूँ ये चीज कि एक इमेजिनरी वर्ल्ड होता है जो आप अपने सिस्टम पे या फिर एक स्पेसिफिक ग्लासेस आते हैं, उसके माध्यम से आप अपनी एक अलग दुनिया बना सकते हैं। मेटावर्स ये चीज है। अब उस मेटावर्स में ये केस है यहाँ का, न्यूयॉर्क का ये केस है कि मेटावर्स में एक लड़की ने एलिगेशन लगाया एक लड़के पे कि उसने मेटावर्स के अंदर उसका रेप कर दिया। मेटावर्स के अंदर मतलब एक इमेजिनरी वर्ल्ड के अंदर उसका रेप कर दिया गया। और वैसे भी इंडिया में भी बहुत सारे फ्रॉड किए जाते हैं कि हमारे पास आपके न्यूड्स हैं या फिर हमारे पास, देखिए खुल के बातचीत होती है जनहित टाइम से, तो यहाँ पे एकदम खुल के बातचीत करेंगे कि हमारे पास आपके न्यूड्स हैं या फिर हमारे पास आपके पिक्चर्स हैं। इन सब चीजों पे खुलेआम वो धमकी दे देता है सामने वाला, और लड़की कहीं नहीं जा पाती है या फिर वो लड़का कहीं नहीं जा पाता। ये किसी एक जेंडर विशेष के लिए बात नहीं है, मेल और फीमेल दोनों ही बहुत ज्यादा दबे रहते हैं इस चीज में, और वो ना किसी से कह सकते हैं कि भाई हमारे न्यूज़ इसके पास हैं और ये हमसे पैसे की मांग कर रहा है। तो इस पे कैसे, आप क्या सलाह देना चाहेंगे आजकल की जनरेशन को या किसी को भी कि किस तरीके से इस चीज से बचा जाए? देखिए क्या होता है, समय के अनुसार से उन पर्टिकुलर एब्रिविएशन को टेक्निकली कहा जाता है डिजिटल रेप। टेक्निकली कहा जाता है डिजिटल रेप, यानी समझ रहे हैं ना? इन सब टेक्निकल एब्रिविएशन अगर आप कहेंगे तो उसको डिजिटल रेप कहा जाएगा। इस मामले में मैं आपको बता दूं, अभी कोरोना काल से अब तक सेक्सटॉर्शन के सबसे ज्यादा केसेस आ रहे हैं, सबसे ज्यादा। इसमें व्हाट्सएप पर अननोन तरीके से आपको वीडियो कॉल की जाएगी, उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, उसके बाद आपको कहा जाएगा कि भैया आप हमका पैसा दे दीजिए, नहीं तो हम आपका वायरल कर देंगे, ये कर दीजिए अन्यथा हम ये कर देंगे। कई ऐसा होता है कि बिटिया ने अपने मोबाइल पर प्रोफाइल पिक लगाई, व्हाट्सएप की डीपी लगाई, फेसबुक पे प्रोफाइल लगाई, उसको सेव कर लिया और उसकी फोटो को हटाकर फोटोशॉप से एडिट कर कर उसको नेक्ड कर दिया, यानी निवस्त्र कर दिया, उसकी इज्जत पर लांछन लगाया, उसको बदनामी का डर उसको दिखाया, या फिर वीडियो में मॉर्फिंग टेक्निक को यूज करके उसकी वीडियो को में उसकी शक्ल में उसके निवस्त्र दिखाकर उसको किसी भी तरीके से लूटने की कोशिश की जाती है। तो ये कई सारी चीजें हैं जो साइबर सेल तक भी नहीं जा पाती। इसमें साइबर सेल को भी अब एडवांस होने की जरूरत है। जिस प्रकार हमने मोबाइल बैंकिंग में
मोबाइल एप्स के माध्यम से और बैंकिंग टेक्नोलॉजी में 1930 एक नंबर लॉन्च किया है। इस प्रकार जो सेक्सुअली हरास्ड होते हैं उनके लिए भी एक नंबर को लॉन्च करने की अति आवश्यक है। उस प्रकार जितनी ऐसी कैटेगरीज बन रही हैं उन सभी के लिए इंडिविजुअल फोर्सेस को तैनात करने की आवश्यकता है और उन पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करने के लिए भी आवश्यकता है। ऐसा एक बहुत छोटा सा केस मैं आपको मध्य प्रदेश का बता देता हूं जिसमें मैं इन्वॉल्व था और उस केस के अंदर सिर्फ मेरी वजह से वो केस सामने आया, अन्यथा उस पर किसी को पता भी नहीं चलता। वह केस में ये था कि एक पति जो कि पुलिस में दरोगा जी थे, दरोगा जी ने अपनी पत्नी को गोली मार दी और पत्नी की डेथ हो गई। उसके बाद उन्होंने अपने आप को गोली मारी, उनकी डेथ हो गई, दोनों की डेथ हो गई, दोनों की बात खत्म हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और उस फाइल को क्लोज कर दिया गया कि भैया दोनों लोगों के आपसी में कोई रंजिश चल रही थी, मैटर क्लोज हो गया, पति पत्नी का झगड़ा था, क्लोज हो गया, फाइल क्लोज, काम खत्म, चार्जशीट भी उसकी दाखिल कर दी गई, काम खत्म हो गया। अब वो जब ठंडे बस्ते में चला गया, कुछ महीनों के बाद जब बिटिया का मोबाइल उसके फैमिली वाले देखते हैं, अपनी स्वर्गीय बिटिया का मोबाइल, तो बड़ा दुख के साथ सूचित करता हूं आपको कि उनकी बिटिया का एक ऐसा मॉब्ड वीडियो बनाया गया था जिससे उसकी बिटिया को निवस्त्र दिखाया गया था। ठीक, तब उनके घर वालों को लगा शायद हमारी बिटिया किसी गलत तरीके के लोगों के साथ इन्वॉल्व थी, तो पुलिस के साथ साझा करना उनको उचित नहीं लगा। उनको किसी ने हमारा रेफरेंस बताया कि भैया मोहित बजाज नाम से कोई है, वो सरकारी नौकरी छोड़कर पता नहीं समाज की सेवा में कहाँ लग गए हैं और साइबर के चीजों में काम कर रहे हैं, तो उनके पास जाइए। और बात सही भी है, सरकारी नौकरी छोड़कर इधर मेरे को आना मेरे लिए भी बड़ा टफ काम था, लेकिन फिर भी समाज की ऐसी चीजों को देखकर हमको सामने आना था। तो उसके बाद हमने उसकी फैमिली से मुलाकात करी मध्य प्रदेश में और हमको पहली नजर में पता चल गया कि भाई वो मॉर्फ्ड वीडियो है। मॉर्फिंग एक टेक्निक होती है जिसके माध्यम से हम किसी की फेसबुक या किसी की वीडियो में फेस किसी और का लगा सकते हैं। तब हमने उसको इन्वेस्टिगेशन के पार्ट में साइबर फोरेंसिक का इस्तेमाल करते हुए जब पता लगाया तो देखा गया कि लास्ट में उनको गुमराह किया जा रहा था, उनकी बेटी को गुमराह किया जा रहा था, कोई साइबर फ्रॉडर उनको गुमराह कर रहा था और उनके पैसे की ताक में कोशिश में उनको उनको सेक्सुअली हरास करने की भी कोशिश कर रहा था और मेंटली और फाइनेंशियली भी हरास करने की कोशिश कर रहा था। अब उसके बाद हमने इन्वेस्टिगेशन के पार्ट में आगे प्रोसीड करते हुए इसकी पूरे सबूत के साथ आगे संबंधित पुलिस कर्मियों को सूचित किया और ये कोई हवाई स्टोरी, फिक्शन स्टोरी नहीं है, ये रियल स्टोरी है। जहां कहेंगे वो मैं आपको साक्ष्य सामने प्रोवाइड करा दूंगा। जो पुलिस ने कहा कि इसके अंदर पति पत्नी का आपस में लफड़ा हुआ, लफड़े के बाद जो है एक दूसरे को मार दिया गया, ऐसा नहीं था। असलियत में ये था कि एक साइबर फ्रॉडस्टर उनकी पत्नी को गुमराह कर रहा था। जब उन्होंने पत्नी ने अपने पति को बताया कि देखो ऐसा हो रहा है, तो पति को लगा कि शायद ये कहीं किसी गैर मर्द के साथ संबंध बनाने की कोशिश कर रही है। पति का आपा खोया, पति ने अपनी पत्नी को मारा, उसके बाद पति ने मार दिया। तो आप देखिए एक पर्टिकुलर व्हाट्सएप का मैसेज, एक वीडियो, एक साइबर फ्रॉडस्टर ने पूरा परिवार समाप्त कर दिया, घर को समाप्त कर दिया। आप कह रहे हैं इसकी ताकत तो यह है कि प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अंदर लुलु मॉल जैसे 2000 करोड़ की संपत्ति जो इतना विश्व ख्याति बटोर रहा है, आज उसके खिलाफ जो है इतना बड़ा कार्रवाई हो रहा है। एक छोटा सा वीडियो ने उसको हिंदू मुस्लिम के एक बवाल में बना के रख दिया और जो प्रदेश की उन्नति की बात होनी थी आज कहां पर किस तरीके की बात हो रही है। आज की पावर की बात आप कर रहे थे, एक छोटी सी अगर मैं एक गलत बात बोल देता हूँ, रिकॉर्डिंग होगी या कोई एक नेता गलत बात बोल देता तो उसकी मजाक चंद सेकंडों के अंदर बन जाती। ये इसकी ताकत है। साइबर पर अगर हमने अंकुश नहीं लगाया तो आने वाला समय हमारे लिए नहीं, हमारे भविष्य के लिए नहीं, हमारे बच्चों के लिए बहुत ज्यादा घातक होने वाला है। और कहते हैं कि भारत के एकता अखंडता के लिए इन सभी चीजों को उपयोग में लाना और इनके खिलाफ कार्रवाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक मैं नुपुर शर्मा केस से रिलेटेड मैं बात करना चाहूंगा मोहित जी। उनके साथ ये हुआ कि उनके बयान की वजह से पूरे भारत में बवाल चला और ये सारी चीजें हुई। राजस्थान में जो हुआ और बंगाल में, बिहार में, हर जगह हिंसा हुई। लेकिन एक अलग वॉर चल रहा था। एक तो जो भारत के अंदर वॉर चल रहा था वो चल ही रहा था, इस्लामिक स्टेट्स के हैकर्स ने नुपुर शर्मा की सारी डिटेल हैक कर ली और चुटकियों में उसे फ्रॉड के जरिए से देखा जाने लगा कि भैया अब तुम ये चीजें नहीं कहोगी या ये चीजें नहीं कहोगी वरना हम तुम्हें ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब आप ये समझिए कि जब एक इतनी बड़ी नेता जिसको इस लेवल पे सिक्योरिटी दी गई थी उस केस के टाइम पे, अभी भी दी जा रही है नुपुर शर्मा को, उस टाइम पे भी बहुत ज्यादा सिक्योरिटी थी। उस टाइम पे डिजिटल सिक्योरिटी नहीं दी गई, इस कारण उनके साथ एक अलग लेवल का फ्रॉड हो गया। तो क्यों डिजिटल सिक्योरिटी नहीं दी जाती है?
बहुत बढ़िया। मैं आपके ना सवाल पर ताली बजा रहा हूँ। बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा कि देखिए सुरक्षा Z+ सुरक्षा दी जा रही है, तो भैया ये डिजिटल सुरक्षा अगर नहीं दी गई तो कल को हो सकता है कि योगी जी की फोटो निकाल के किसी अन्य बंदे के साथ मिला दी जाए और कुछ और अफवाह फैला दी जाए कि देखो ये तो थे भगवा और यहाँ देखो क्या हो गया। तो आप सोचिए, मैं कुछ चीजों को सार्वजनिक रूप से कह नहीं सकता, लेकिन समझदार को इशारा काफी। तो देखिए नुपुर शर्मा के परिप्रेक्ष्य में अगर आप बात करेंगे तो नुपुर शर्मा जी ने जो बात कही और वो उनका व्यक्तिगत तौर पर बयान हो रहा था, उन्होंने बोला, लेकिन हमारा सीधा कहना होता है कि देखिए अपने धर्म की पूजा करिए, दूसरे धर्म का मान सम्मान कीजिए। ठीक, जी आप किसी के लिए कुछ ना बोलिए भाई, अपना काम करिए, तभी तो भारत एकता की बात कहां से होगी, इसी तरीके से होगी। और जी डिजिटल युग की पावर क्या है, देखिए एक बेटे ने व्हाट्सएप के स्टेटस पर किसी का फॉरवर्डेड मैसेज, फेक न्यूज, इस पर भी आज अगर एक छोटा सा बंदा अपने मोबाइल से जीमेल की आईडी बना लेता है और जीमेल की आईडी बनाने के बाद यूट्यूब का चैनल बना देगा, परसों तक नरसों तक फलाने तक न्यूज, ठीक, इतना लंबा नाम लगा दिया उसने, लाइव 24 ABCD मई सब लगा दिया आगे पीछे ऊपर नीचे, और कहा कि साहब हम पत्रकार हैं। तो किसी की जी भी बखियां उधेड़े कुछ भी करे, उसको स्वतंत्रता है, ये नहीं होना चाहिए। मीडिया जो चौथा स्तंभ है उसको कमजोर करने की ये भी एक साजिश है, इस पर भी काम होना चाहिए। और फेक न्यूज को साझा करने के लिए इस पर भी कार्य होना चाहिए। इन कार्य को कैसे किया जाएगा, वह नेता नहीं कर पाएंगे जिन नेताओं को अपने लोगों से एक साथ फुर्सत नहीं है, दिन भर में 70 तरीके की चीजें हैं, वह अगर उनको कोई बोलेगा भी तो वह वहीं पर रुक जाएंगे, उसके आगे वो सोच नहीं पाएंगे। टेक्निकल टीमों को डिप्लॉय करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, चाहे जी प्रधानमंत्री जी हो, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हो, चाहे गृह मंत्री जी हो, चाहे अन्य ऐसे हाईलाइटेड लोग हो, जी उनको भी बिल्कुल बहुत बिल्कुल। ज्यादा आवश्यकता है आजकल की साइबर टीम उनके साथ में होनी चाहिए कि अगर ऑनलाइन उनको किसी प्रकार की भ्रामक खबर फैल रही है तो तत्काल उस पर कार्रवाई करें। ये नहीं होगा बिल्कुल, तो आने वाला आप बहुत ये चीज़ घातक है। समझिए कि जब खुद हमारे देश के प्रधानमंत्री का ट्विटर अकाउंट हैक करके कुछ लगा दिया जाता है, तो आम देश की जनता कैसे सुरक्षित है? मतलब सुरक्षित है, लेकिन टेक्निकली सुरक्षित नहीं है, खुद प्रधानमंत्री भी। तो पहली चीज़ तो ये नोट नोट डाउन करने वाली चीज़ है कि भाई साहब, हमारे देश में साइबर पुलिस को बहुत मजबूती से खड़ा होना पड़ेगा। अब आप आखिरी सोचिए शब्दों रात, में जी, एक जी। मिनट, उस समय जब माननीय प्रधानमंत्री जी का ट्विटर अकाउंट हैक हुआ तो वह समय था लगभग रात को 1:25 का, 24 मिनट पर हैक हुआ, 25 मिनट पर उसको हमने रिजॉल्व आउट करा दिया, 26 तक पूरी उसकी रिपोर्ट सबमिट कराई। तो अगले कुछ ही मिनट के अंदर आप सोचिए भारत में तकनीकी विशेषज्ञ जितने थे, क्योंकि एक साइबर एक्सपर्ट जो है वो एक टेक्निकल लॉयर नहीं होता है, एडवोकेट नहीं होता है। साइबर एक्सपर्ट एक अदर चीज होती है और एक एडवोकेट अलग होता है, और कोई भी एडवोकेट अगर टेक्निकल पार्ट में, तो ये एक बड़ा रेयर कॉम्बिनेशन भी है हमारा। हमें पता है कि संविधान में भी किस प्रकार से इसको बदलाव करने की अति आवश्यकता है। फिलहाल उस मामले पर मैं बताऊं तो रात ही के अंदर जब देश के सर्वोच्च पद पर विराजमान माननीय प्रधानमंत्री जी का ट्विटर अकाउंट हैक होता है, तो आप सोचिए डिजिटल फोर्स की हमें कितनी ज्यादा आवश्यकता है, इस प्रकार बिल्कुल, की वैकेंसीज निकालने की प्रदेशों को आवश्यकता है। और भ्रामक खबरें किस प्रकार से छोटी सी फैलती है। कोरोना काल में महाराष्ट्र में थाने में बता दिया गया कि आज शाम को यहाँ से ट्रेन जाएगी, लाखों लोग घर से बाहर निकल आए, जो मजदूर थे वो बाहर निकलकर वहां वेट करने लगे ट्रेनों का, तो अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस प्रकार देश में अनेकों अनेकों एग्जाम्पल हैं, अनेकों अनेकों चीजें हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा साइबर फोरेंसिक की लैब प्रदेश में स्थापित होनी चाहिए। साइबर क्राइम के जो थानों की बात करी गई है, थानों से कुछ नहीं होगा। थानों को सशक्तिकरण करने का, थानों को तकनीकी रूप से उनको एडवांस लेवल की ट्रेनिंग दिलाना, और थानों के अंदर प्राइवेट जो लोग हैं, पीपीपी मॉडल पर ये सक्सेसफुल हो पाएगा। पब्लिक जी। प्राइवेट मॉडल पर ही सक्सेस हो पाएगा। प्राइवेट लोगों के पास तकनीकी नॉलेज है, सरकारी लोग जो हैं उसके ऑथेंटिक जानकार हैं और सिग्नेटरी हैं, दैट्स इट। तो जब तक ये पीपीपी मॉडल पर नहीं और होगा, किसी भी जी, प्रदेश में साइबर से लड़ना नामुमकिन है। अब आप हमारे दर्शकों को कुछ टिप्स दे दीजिए कि भैया कैसे अपने स्मार्टफ़ोन से बच के रहें और कैसे साइबर फ्रॉडस्टर से बच के रहें? थोड़े से टिप्स दीजिए मोहित जी। देखिए सबसे थोड़े से टिप्स की बात करी जाए तो अपने सोशल मीडिया के सभी अकाउंट्स में आप लोग अपने पासवर्ड को निरंतर चेंज करते चले जाएं। पासवर्ड में कभी
भी मोबाइल नंबर ना लगाएं, अपना नाम ना लगाएं, और अगर नाम का किसी चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अल्फान्यूमेरिक कोडों का भी इस्तेमाल करें और उसको चेंज करने का लगातार प्रयास करें। साइबर कैफे या किसी अन्य तरीके से अगर आप कहीं पर लॉगिन कर रहे हैं तो ब्राउजर की हिस्ट्री में वहां पर भी वो सेव हो जाता है, उस पर ना करें। अगर आपको मेल आईडी पर या कहीं पर भी अगर कोई भी प्रकार की सूचना आ रही है कि अपने पासवर्ड को रिसेट कर लीजिए, तो गलती से भी ऐसा ना करें। कभी भी आप किसी भी तरीके से शॉपिंग कर रहे हो, फ्लिपकार्ट की साइट दिखाई दे रही हो, फेसबुक की साइट दिखाई दे रही हो, तब आप ऊपर एक बार उसका यूआरएल यानी जहां पर उसका एड्रेस बार होता है, जहां सब लिखा होता है, जहां टाइप करते हैं किसी भी वेबसाइट को खोलने के लिए, उसको एक बार आवश्यक देख लें कि वहां पर www.google.com या facebook.com या youtube.com या जिस वेबसाइट पर आप जा रहे हैं या बैंकिंग वेबसाइट पे जा रहे हैं, वो है या नहीं है। अगर ऐसा नहीं है, तब आप यकीनन मानिए 101% वह एक फ्रॉड है और वह फर्जी तरीके की सिर्फ दिखने टाइप की वैसी दिखाई जा रही है वेबसाइट, और असलियत में वो नहीं है। उसको फिशिंग बोलते हैं। फिशिंग को यूज करके, कोई तो बच्चों वाली बात है, फिशिंग को यूज करके आपके डेटा को चुराया जा रहा है। तो इस तरीके की चीजें हैं। और अननोन नंबर के व्हाट्सएप से कभी भी वीडियो कॉल को ना उठाएं। आप अपने बैंकिंग में, चाहे आप कभी भी इस्तेमाल कर रहे हैं किसी भी जॉब के लिए, किसी भी चीजों के लिए, अननोन एप्लीकेशंस को, अननोन मोबाइल एप्लीकेशंस को अपने मोबाइल में ना डालें। इसको सतर्कता से देखिए, क्योंकि दूर दराज पे बैठा हुआ व्यक्ति आपके मोबाइल की सभी गतिविधियों को नोट कर सकता है। इसलिए अन्य प्रकार की ऐप को, थर्ड पार्टीज ऐप को कदापि इंस्टॉल ना करें। इंटरनेट को परमानेंटली मोबाइल में ऑन करके ना रखें, जैसे सब लोगों की आदत होती है। मोबाइल पर जितना इंटरनेट का इस्तेमाल है करा, फिर उसके बाद ऑफ कर दिया। अगर आपको कभी भी फोन पर भी आप है तो भी इंटरनेट को ऑफ करने की आदत को डाल लीजिए। अन्यथा क्या होगा, जब मोबाइल को आपको हैक कर लिया जाएगा तो इंटरनेट की मदद से जब आप कहीं बिजी होंगे, आपका मोबाइल बंद होगा, तब भी वो आपके इंटरनेट में कोई ना कोई कार्य करके आपके डेटा को इधर से उधर कर रहा है। बाकी अगर अवेयरनेस की बात करेंगे तो शायद रात हो जाएगी, मैं बोलता रहूंगा अवेयरनेस की चीजों पर। मैं एक सांस में बोलूंगा, बिल्कुल रुकूंगा नहीं। अंदर मेरे जहन में अपने एक एक कण में शरीर के साइबर के अपराधियों से लड़ने की, और जल्द मैं एक साइबर सेना बनाने वाला हूं, जिसमें सोशल तरीके से लोगों को अवेयर करने के लिए हमारी पूरी सेना पूरे प्रदेश नहीं, देश के विभिन्न जनपदों में, प्रत्येक जनपद में पुलिस की मदद करेगी, लोगों की मदद करेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद मोहित जी, आपने हमारे दर्शकों को ये सब कुछ सिखाया। और अब मैं कुछ अपने दर्शकों को बता दूं कि भाई साहब, अब ऐसा ना करिएगा कि आप लिंक उठाया और स्मार्टफोन जीत जाएंगे, व्हाट्सएप पे 5 जगह शेयर कर दिया। तो इन सब चीजों से दूर रहिए। ये साइबर फ्रॉड आपके बैंक अकाउंट को खाली कर सकता है। जो फोन खरीदने का जेब में पैसा रहेगा वो भी नहीं खरीद पाएंगे। तो इन सब चीजों से थोड़ा बच के रहिए और मोहित जी की सलाह को मानिए, पासवर्ड बदलते रहिए। और ऐसे ही धमाकेदार वीडियोस को देखने के लिए जनहित टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए। नॉलेजफुल है जनहित टाइम्स, आपके लिए है, हमेशा आपके लिए खड़ा रहेगा। देखते रहिए जनहित टाइम्स।